तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैं ऋषभ गुप्ता, आज आपके सामने हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शंस जो चैप्टर है, ये ग्रेट मैथमेटिशियन G.W. लिबनिट्ज ने इंट्रोड्यूस कराया था। हमने इसके बारे में बहुत सी जानकारियां ली जो इन्होंने हमें दी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1646 में, एंड इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1716 में। ये मैं आप लोगों को क्यों बताता हूं? क्योंकि कई बार एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस हमसे रह जाते हैं, उसमें इसी तरीके के ये छोटे छोटे मैथमेटिशियंस के नाम बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को जल्दी कवर कर लेंगे अगर हम ऐसे जान पाए तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके का? अभी हमने सेट्स चैप्टर्स में ये जाना कि किस तरीके से सेट्स का यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है। आपको बता दूं, जो ए यूनियन बी था एक्चुअली वो और कुछ नहीं, ए प्लस बी था, और हमने डिफरेंस भी जाना ए माइनस बी। अब हम इस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में जानेंगे कि ए क्रॉस बी भी होता है और किस तरीके से होगा। चलिए देखते हैं। तो ए क्रॉस बी, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा सकता है, मतलब उन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कैसे? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी मींस ऐसे सेट्स जिनमें कुछ ना कुछ हो, वो खाली नहीं है। P और Q हमने लिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P इंटू Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है? ये जिस तरीके का ब्रैकेट रेडी हुआ, ये सारे ब्रैकेट्स ऑर्डर्ड पेयर ही हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, तीसरा, और इस तरीके से ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो जो भी सेट से ऑर्डर्ड पेयर रेडी होंगे एलिमेंट्स P और Q के, वही होंगे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको यहां पर बताया गया है कि P क्रॉस Q करने पर PQ जो एलिमेंट बनता है, मतलब दो जो एलिमेंट्स बने हैं हमारे पास इस ऑर्डर्ड पेयर में, यहां पर हमेशा पहला एलिमेंट P सेट से बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट हमेशा Q सेट से बिलोंग करेगा। मतलब यहां पर भी ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो ऑर्डर को देखते हुए हम लोग एक एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने कि एक ए सेट है हमारे सामने जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक रेड एंड ब्लू, और एक बी सेट है हमारे पास जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं, बी, सी एंड एस। तो हमने क्या किया, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, मींस ए क्रॉस बी किया। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाते हैं। जैसे कि ए सेट के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स थे, रेड एंड ब्लू, इसमें पहला एलिमेंट इन सभी के साथ पेयर बनाएगा। तो रेड के साथ बी, रेड के साथ सी, रेड के साथ एस, तीनों के साथ पेयर बनाने के बाद फिर सेकंड एलिमेंट भी इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा। ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी एंड ब्लू के साथ एस। मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझना, अगर मैं यहां पर रेड और बी की जगह बी और रेड करता हूं तो ये गलत होगा। यहां ऑर्डर बहुत मैटर करता है, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब दो, ऑर्डर मतलब ऑर्डर में। दो को ऑर्डर में रखने पर, दो एलिमेंट्स को ऑर्डर में रखने पर ऑर्डर्ड पेयर बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि ऑर्डर कैसे वर्क करता है। जैसे यहां पर हमने एक सेट लिया 7 और 8, और एक H सेट लिया जिसमें 5, 4, 2, तीन एलिमेंट्स हैं। हमने बोला फाइंड करके बताइए G एंड H, और फिर फाइंड करिए H इंटू G। क्या दोनों में फर्क है? बहुत फर्क है। यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। तो आइए सबसे पहले मैं निकाल देता हूं आपके सामने G क्रॉस H। अगर मैं G क्रॉस H निकालता हूं
तो मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स बन के आने वाले हैं वो किस तरीके से होंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले जी सेट हमारे सामने है, उसके बाद है एच सेट। तो जी के सभी एलिमेंट्स एच के साथ बारी बारी पेयर बनाएंगे। जैसे जी के अंदर 7 है, 7 इन सबके साथ पेयर करेगा, फिर 8 आएगा, फिर सबके साथ पेयर होगा। तो सबसे पहले 7 के साथ 5, इसके बाद हमारे पास आता है 7 के साथ 4, इसके बाद हमारे पास आता है 7 के साथ 2, एंड देन 7 ने H के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बना लिया है। तो अब G सेट के 8 के साथ हम H सेट के सभी एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे। हमने देखा 8 के साथ हमारे पास आ चुका है 5, 8 के साथ हमारे पास आ चुका है 4, 8 के साथ हमारे पास आ चुका है 2, और इसी के साथ हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ कंप्लीट। मतलब हमने निकाला G क्रॉस H। अब हम निकालेंगे H क्रॉस G। तो देखते हैं क्या ये डिफरेंट होते हैं। चलिए इनको समझते हैं। मैंने यहां पर फिर से H इंटू G का क्रॉस किया, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। अब देखते हैं H के सभी एलिमेंट्स G के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे। तो H के एलिमेंट्स क्या है? 5, 4, 2। मतलब पहले 5 G के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगा, फिर 4 G के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगा, फिर 2 G के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगा। तो आइए देखें किस तरीके से। हमने क्या किया, पहला ऑर्डर पेयर लिया जिसमें H के एलिमेंट्स को लिया जाएगा G के एलिमेंट्स के साथ। तो 5 के साथ 7, 5 के साथ 8, इसके बाद 5 ने सबके साथ पेयर बना लिया G के एलिमेंट्स से। अब हम H के 4 को लेंगे जो पेयर बनाएगा। तो 4, 7, 4, 8। इस तरीके से हमारे पास 4 के भी सभी पेयर्स आ चुके हैं। अब लास्ट 2 के पेयर्स की बात, तो 2 पहले बनाएगा 7 के साथ, फिर 2 बनाएगा 8 के साथ, और इसी तरीके से हमारा बंद हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में। तो ये आ चुका है H इंटू G। आप देखिए यहाँ 7, 5 और 5, 7 बहुत डिफरेंट है। आप लोग इसके साथ गलती ना कीजिएगा, कहीं आगे को पीछे, पीछे को आगे ना कर देना। याद रखना, पहले सेट से जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा पहले मिलेंगे आपको, और जो भी दूसरे सेट के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा दूसरी तरफ मिलेंगे। दूसरी तरफ, हमेशा दूसरी तरफ। मतलब फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स चेक करने हैं। अगर यहां फॉल्स आती है स्टेटमेंट तो हमें क्या करना है, उसे रीराइट मतलब सही करके लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहां जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, उसको सही करके लिखना है आपको। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां देखिए सबसे पहले दिया है कि इफ पी सेट, कोई पी सेट हमें गिवन है जिसके एलिमेंट्स है m इंटू n, एंड क्यू सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है n इंटू m। अब हमसे कहता है देन p क्रॉस q जो होगा वो होगा mn और nm। क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता। आइए देखते हैं तो सही क्या होगा। हमने अगर p क्रॉस q किया है तो इसका मतलब है p के सभी एलिमेंट्स पेयर बनाएंगे q के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या किया, p के एलिमेंट्स में m पेयर बनाएगा q के एलिमेंट्स के साथ। तो p का m स्टार्ट होगा m n पहला एलिमेंट, दूसरा होगा m m के साथ भी बनाएगा, मतलब m और m। इसका मतलब यहां mm नहीं था, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत थी। आगे के एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, अब m ने q के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बना लिया है। अब देखते हैं अगला q, हम n क्या करेगा, एलिमेंट पेयर बनाएगा। तो हमने देखा क्या है, n के साथ सबसे पहले q का पहला एलिमेंट n, उसके बाद n p के एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा q के एलिमेंट m के साथ,
और इसी तरीके से हमारे पास टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जबकि यहां केवल 2 ही लिखे थे, Mn, Mm, Nn, Nm। इस तरीके से हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर आते हैं और ये चारों आपस में डिफरेंट है, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी चीज रिपीट नहीं होती, ये सभी डिफरेंट है। इसका मतलब ये 4 थे, पहली सिचुएशन गलत थी। आइए स्टार्ट करते हैं अगला। अगला क्या कहता है हमसे, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, मतलब ऐसे सेट जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। 2 सेट्स है हमारे पास, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी। साफ बात है, अगर 2 सेट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो जो आएगा आंसर वो भी तो नॉन एम्प्टी ही होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें भी होगा। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर होंगे वो कुछ इस तरीके से रखे जाएंगे कि x और y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सच दैट, इस तरीके से कि x हमेशा बिलोंग करेगा a से और y हमेशा बिलोंग करेगा b से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पहला जो एलिमेंट होगा वो हमेशा पहले सेट से बिलोंग करता है, वो हमेशा पहले सेट से आता है। दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट से आएगा। इसका मतलब पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब ये सही है। आगे बढ़ते हैं अगली स्टेटमेंट पे। क्या कहता है, इफ a जिसके सेट्स के एलिमेंट्स हैं 1 and 2, b जिसके एलिमेंट्स हैं 3 and 4, फिर कहता है हमसे देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई क्या इक्वल होगा 5 के। अब देख लेते हैं जरा ये सिचुएशन सही है या गलत। हमने देखा b इंटरसेक्शन अगर 5 किया जाएगा तो 5 ही सामने आएगा, कोई शक नहीं, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं आ गया। और यहां पर 5 को 0 की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब कुछ भी नहीं। ये किसी से भी अगर क्रॉस बनाता है तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा। मतलब a का क्रॉस अगर 5 से होगा तो पेयर कभी नहीं बन पाएंगे, आंसर हमेशा 5 आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें 2 करेक्ट स्टेटमेंट मिली और 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिली। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे रिलेशंस के बारे में। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से निकलते हैं रिलेशंस और उन रिलेशंस के बाद बनते हैं फंक्शंस। ये एक सीरीज की तरह है। तो जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, इसके बाद इसी के अंदर से ही निकलेगा रिलेशंस। तो जानते हैं रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस क्या होते हैं? और रिलेशन आर, याद रखिएगा रिलेशन को कैपिटल आर से शो किया जाता है। और रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, किसी सेट ए का और नॉन एम्प्टी सेट बी का। अगर रिलेशन आर होगा तो वो क्या होगा? और कुछ नहीं बल्कि सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर के ऑर्डर्ड पेयर्स आ चुके हैं, उन्हीं में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएंगे, मतलब आर में आएंगे, एक सबसेट की तरह। आगे और इंफॉर्मेशन हमें देता है, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड। मतलब रोस्टर मेथड में भी शो किया जा सकता है और सेट बिल्डर मेथड में से भी। अब देखते हैं और कुछ बेसिक फैक्ट्स। तो देखते हैं अपने फैक्ट्स के बारे में। हमसे क्या कहता है कि सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कि जब आपको कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया जाता था x और y, जिसमें x फर्स्ट एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता था सेट A से और सेकेंड एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता था y से, उसके अंदर बताता है जो सेकेंड एलिमेंट है, इज कॉल्ड इमेज। मतलब इसी को कहा जाता है इमेज, इसी को कहा जाता है इमेज। यही है हमारी इमेज, भूलना नहीं, ध्यान रखना। इमेज, ये सेकंड एलिमेंट ही इमेज है। किसकी इमेज है? फर्स्ट एलिमेंट की। मतलब इस एलिमेंट की इमेज है, इसीलिए इसको प्री इमेज भी कहा जा सकता है।
क्या कह सकते हैं? प्री इमेज, इमेज से पहले की चीज, फिर इमेज। क्लियर? अब हम देखते हैं अगले फैक्ट को। कहता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन। मतलब जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर आता है, जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर आता है रिलेशन आर के अंदर सेट ए से बी को करने पर, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन कहते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। हमने देखा यहां पर अभी अभी बता रहा था कि प्री इमेज भी कहते हैं और इमेज भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इनको डोमेन और रेंज भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये रेंज भी है सेकंड एलिमेंट और एक इमेज भी। इसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट एक डोमेन भी है और एक प्री इमेज भी। अब देखते हैं आगे। आगे हमसे क्या कहता है? इंटरेस्टिंग फैक्ट हमसे कहता है कि द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड रेंज। मतलब अगर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट की बात की जाती है, उन सभी का मैं सेट तैयार कर दूं सिर्फ सेकंड एलिमेंट्स का, हमसे यही बताता है कि सेकंड एलिमेंट का रिलेशन आर सेट ए से बी हमेशा क्या कहलाएगा? रेंज। मतलब ये क्या है? एक रेंज है। मतलब सेकंड एलिमेंट के सभी को इकट्ठा करके सेट में क्लोज किया जाए तो वो रेंज होता है। इसी के साथ अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला फैक्ट क्या कहता है? देखिए जरा। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जो दूसरा सेट होगा, हमेशा सेट बी जो होगा वो क्या होगा? कोडोमेन होगा। मतलब सर यहां पर क्या हुआ? मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि ए और बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसमें तो हमें पता लगा कि ये डोमेन है और ये रेंज। इसी के साथ साथ पूछ ले कि कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन होता है सेकंड सेट, चाहे वो बी हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो ए हो। मतलब सेकंड सेट हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। क्या कहलाएगा? कोडोमेन। बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं एक बात जो हमें नजर आती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि रेंज जो होगी वो हमेशा कोडोमेन के सबसेट होगी और इक्वल होगी। कोडोमेन के सबसेट होगी और इक्वल होगी। हम बोल सकते हैं कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। बिल्कुल सही। मतलब कोडोमेन के अंदर से ही रेंज निकलेगा, रेंज का सेट कोडोमेन के अंदर से ही निकलेगा, या फिर रेंज का पूरा सेट कोडोमेन के इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए समझते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज को एक एग्जांपल के थ्रू। क्या कहता है? एक सेट ए हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। फिर कहता है कि रिलेशन आर हमें इस तरीके से बताया गया है कि पहला एलिमेंट हमेशा x होगा और दूसरा y होगा। साथ ही साथ y जो होगा वो x प्लस 1 होगा। मतलब y हमेशा x से एक ज्यादा होगा। x और y दोनों ही बिलोंग करेंगे सेट A से। मतलब x और y दोनों के एलिमेंट्स A सेट से बाहर नहीं जा सकते। आगे कहता है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। आर मीन्स रिलेशन आर। हमको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। मैंने यहां पर ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है रिलेशंस में। मतलब ये रिलेशन मैं बना चुका हूं। रिलेशन आर हमें क्या बताता है कि x से +1 करने पर y मिलता है। तो x यहां पर 1 है, उसमें +1 करने पर y मिलेगा। 1 में +1 किया जाएगा 2। इसी तरीके से 2 में +1 करेंगे तो 3 में +1 करेंगे तो 4। पहला एलिमेंट x है जिसमें +1 किया जाएगा तो दूसरा एलिमेंट y बन जाएगा। इसी तरीके से सारे बन चुके हैं। मैंने यहां पर 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 6 तो x से बिलोंग करता है, x A सेट से बिलोंग करता है, x
ए सेट से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, 6 लिया जा सकता था, बट अगर मैंने 6 ले लिया होता तो +1 करने पर 7 आ जाता, और 7 भी ए से बिलोंग करता है, 7 भी ए से बिलोंग करता है ना, बिल्कुल सही, नहीं करता, दैट्स वाई इसको नहीं लिया जा सकता, हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसीलिए सिर्फ रिलेशंस यहीं तक बनेंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं अपने डोमेन, कोडोमेन और रेंज को। हमने कहा सबसे पहले डोमेन बताइए, तो डोमेन क्या होगा हमारे सामने? डोमेन एक सेट होगा सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स का, हमने अभी जाना फर्स्ट एलिमेंट का सेट, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सभी डोमेन्स हैं, मतलब सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। क्लियर? इसके बाद मैं आपसे बात करूं कि रेंज क्या होगा? रेंज होंगे सभी सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट्स रेंज होते हैं, सेकेंड एलिमेंट्स 2 3 4 5 6, ये सभी रेंज हो गए। अब हमसे पूछता है कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन हमारा क्या होता है? सेकेंड सेट, दूसरा जो सेट होता है वही तो कोडोमेन होता है। तो देखते हैं किसका मल्टीप्लाई हुआ था, यहां हुआ था ए का, ए से ही मल्टीप्लाई, तभी तो एक्स और वाई हुआ, मतलब कोडोमेन किससे बना है? पूरी इस टर्म से ही, मतलब 1 2 3 4 5 6, जिस वजह से कोडोमेन पूरा का पूरा सेट हुआ, क्योंकि यहां पर ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाला गया ये रिलेशन था, जिस वजह से जो सेकंड सेट था हमारा क्या बन गया? कोडोमेन बन गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, मतलब कभी दो सेट का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो दो सेट के मल्टीप्लाई के बाद कितने अंदर एलिमेंट्स बनेंगे, आई मीन कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशंस टोटल नंबर बनेंगे, डिफाइन करेगा जो सेट ए बी का नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में, वो बनेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकलेगा नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी से, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई से। आइए देखें क्या कहने का मतलब था एक एग्जांपल के थ्रू, कि हमने कोई ले लिया सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, इसके बाद एक हमने सेट ले लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 और 4, तो 4 एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं, 2 ए में 2 बी में। आगे देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए का बी से जब रिलेशन बनेगा तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 4 से, बिल्कुल सही, फिर 2 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 4 से। चलिए हमारे पास आ चुका है, सारे रिलेशंस आ चुके हैं। क्या आपने एक चीज नोटिस की, मतलब यहां कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? 1 2 3 4। क्या हम इसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल इजीली, मतलब नंबर ऑफ ए इंटू बी अगर आपको निकालना हो तो नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ बी से। ए के अंदर एलिमेंट्स थे 2, बी के अंदर भी एलिमेंट्स है 2, मतलब हमारे पास आ चुका है 4। तो अगर कभी आपसे पूछता है नंबर ऑफ कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे रिलेशन में से, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ बी के साथ।